हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 10 के समस्त छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने नागार्जुन की एक कविता पढ़ी थी, कल और आज हम इनकी एक लघु कविता है जो आपके इसी चैप्टर में दूसरी कविता है, जिसका शीर्षक है उषा की लाली। ये कविता बिल्कुल सरल छोटी सी कविता है, तो एक बार मैं बता देता हूँ आपको इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें प्रातः काल का जो समय है उसका शानदार और सुंदर चित्रण कवि ने किया है। तो इसमें लघु कविता इसलिए कि केवल 2 पद इसके हैं, जो छोटे छोटे पद हैं, इनमें कोई विशेष नहीं है। प्रातः काल का जो मनोहारी और सुंदर चित्रण है उसको बहुत ही सुंदर तरीके से कवि ने अंकित करने का प्रयास किया है कि उषा की लाली में अभी से गए निखर, हिमगिरी के कनक शिखर। कहते हैं इस काव्यांश में क्या लिखा है कि यद्यपि अभी दिन प्रातः सूर्य उदय नहीं हुआ है, लेकिन केवल लालिमा की आभा से जो शिखर हैं, पर्वतों की चोटियां हैं, वो निखरी हुई सी और बड़ी शानदार तरीके से सुंदर लगने वाली दृश्य में दिखाई पड़ रही है कि पर्वतों की हिमखंडित जो ऊपर की चोटियां हैं या जो ऊपर का भाग है वो चमकता सा हुआ सूर्य की हल्की लालिमा पड़ने से, अभी तो प्रातःकाल का समय हुआ है, तो हिमगिरी की जो कनक सोने के समान चमकने वाले शिखर हैं वो उस लालिमा से चमकने लग गए हैं। आगे बढ़ा शिशु रवि, सुंदर छोटा सा सूर्य, अभी सूर्य का रूप कैसा है, छोटा है, वो आगे बढ़ने लगा। सूर्य धीरे 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 अपने परवान पर चढ़ने लगा तो प्रकृति का दृश्य बदल गया। बदली छवि, पूरा प्राकृतिक परिदृश्य परिवेश बिल्कुल बदल गया, पूरा परिवर्तित हो गया। और अब कवि कहते हैं कि देखता रह गया अपलक कवि इस सुंदर रोमांचक दृश्य को अपलक बिना पल के झपकाए देखता रहा। ये इतना मार्मिक दृश्य था, इतना मर्म को छूने वाला। प्रातःकाल हिम शिखर पर पड़ने वाला जो प्रकाश है सूर्य का, उससे जो छटा फैली है, उससे जो सुंदरता फैली है वह अद्वितीय है। और लेखक कह रहा है कि इसको मैं अपलक बिना पल के झपकाए देखता रह गया। तो जैसे शिशु रवि है, इसमें तो रूपक अलंकार है, आगे बढ़ा शिशु रवि, यहाँ मानवीकरण अलंकार है, मानवीय रूप दिया है सूर्य को। डर था प्रतिपल अपरूप ये जादुई आभा, ये जादुई आभा, इतनी सुंदरता, ये डर था कि ये कहीं छुप ना जाए, अपरूप हो जाना, गायब हो जाना, या अपरूप कह सकते हैं, अति सुंदर जो चीज़ है वो धीरे धीरे ऐसा ना हो कि सुंदरता से विहीन हो जाए। तो कभी डरता था अपरूप ये जादुई आभा कि ये सुंदरता खो ना दे, जादुई आभा, जादू की तरह लगने वाली सुंदरता कहीं छुप ना जाए, इस बात का उसको डर था। जाए ना बिखर, तो ये सुंदर जो छवि है वो कहीं बिखर ना जाए। उषा की लाली में भले हो उठे थे निखर, उषा के प्रातः काल की बेला में जो इतने सुंदर शिखर अपने आप में दैदीप्यमान हो गए थे, चमकने लगे थे, कहीं उनकी आभा खो ना जाए, अर्थात ये सूर्य स्थिर रहे तो ये आभा भी बनी रहे। हिमगिरी के कनक शिखर, और जो कनक के समान शिखर हैं, अद्भुत नज़ारा जो लग रहा था, उषा की लालिमा पड़ने से पर्वतों के शिखर इतने सुहावने लग रहे थे, उनका रूप निखर उठा था, वो सोने जैसे लगने वाले शिखर कवि के मन को मुग्ध कर रहे थे। तो इस प्रकार से ये उषा की लाली छोटी सी कविता मैंने आपको बताने का प्रयास किया। अब हम ये पाठ पूरा कर चुके हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अब मैं एक बार आपको जानकारी देना चाहूँगा ऋतुराज नए पाठ की, जो 10वां पाठ है आपका पद्य भाग में। आइए उसके जीवन परिचय के बारे में एक बार आपसे मैं चर्चा कर लेता हूँ, उसके बाद इस पाठ की तरफ चलेंगे। हाँ तो स्टूडेंट, अब हम आज नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं और इस पाठ के लेखक है ऋतुराज। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे यहाँ गद्य और पद्य दोनों में से एक एक कवि या लेखक का परिचय परीक्षा में 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आपके लिए इनका परिचय जानना नितांत आवश्यक है। तो आइए सबसे पहले हम ऋतुराज के जीवन परिचय के बारे में जान लें। तो ऋतुराज जो कवि है उनका जन्म हुआ था 1940 में। आप इसमें देखें या पाठ्य पुस्तक में, आप यदि आपने खोल रखा तो उसमें भी आप ध्यान दें। अब ऋतुराज का जन्म हुआ था 10 फरवरी 1940 को। कहाँ? भरतपुर में, राजस्थान के हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से हैं। उन्होंने अंग्रेजी में MA किया, MA मास्टर ऑफ आर्ट, स्नातकोत्तर की डिग्री होती है
जैसे स्नातक करने के बाद, बीए करने के बाद एमए, ये इन्होंने अंग्रेजी में किया। 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के बाद अब आप सेवानिवृत्त होकर जयपुर में रहते हैं। तो इनके निधन की कोई जानकारी नहीं है, तो हम नहीं मान सकते कि इनका निधन हो चुका है। तो अब ये वर्तमान में सेवानिवृत्त होकर के, देखो आप सोचो इस बात को कि अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन उन्होंने करवाया, उसके बाद में हिंदी साहित्य में इनकी कितनी रुचि थी, वो इनकी अभी आप कविता पढ़ेंगे कन्यादान, उससे आपको इस बात का आभास होगा कि इनकी रुचि कितनी ज़्यादा थी। अब आप देखें आगे कि अंग्रेजी साहित्य के साहित्यकार होने के बावजूद इन्होंने हिंदी कविताओं के प्रति अपना रुझान दिखाया और उनके अब तक जो है 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें एक मरण दरमा और अन्य पुल पर पानी, सूरत नीरत और लीला मुखारविंद प्रमुख हैं। उन्हें सोमदत्त, परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान और बिहारी पुरस्कार मिल चुके हैं। तो अच्छे श्रेष्ठ साहित्यकार हैं, इस वजह से इनको ये पुरस्कार भी मिल चुके हैं। अब देखिए इनका जो विषय रहा है, ये आप ध्यान दें कि ज़्यादातर लोग जो लिखते हैं वो मुख्य धारा में चलने वाले लोगों के बारे में, जो प्रसिद्ध हैं, विशेष स्थान समाज में रखते हैं, ऐसे लोगों पर लेख चलाने वाले लोग बहुत हैं। लेकिन जो लोग समाज के हाशिए में हैं, दरकिनार कर दिए गए हैं, जिन लोगों को अलग स्थिति में या बुरी स्थिति में देखा जाता है, ऐसे लोगों के प्रति इनके मन में उद्गार थे, भाव थे सच्चे। तो इसलिए कहते हैं कि मुख्य धारा से अलग जो समाज के हाशिया जानते हो, जो आपकी उत्तर पुस्तिका में जहां आप प्रश्न और उत्तर लगाते हैं वो स्थान हाशिया कहलाता है। हाशिया का मतलब जिसका कोई विशेष महत्व नहीं होता, क्योंकि प्रश्न और उत्तर जो लिखा हुआ होता है उसी का महत्व समझते हैं, संख्या का कोई महत्व नहीं समझते। तो समाज में ऐसे लोग जो दरकिनार कर दिए गए हैं, जिनको मुख्य धारा से हाशिए पर डाल दिया गया है, जिनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, ऐसे लोगों के प्रति इनके मन में सम्मान था और उन्हीं को अपने लेखनी का विषय बनाया। जिन लोगों को कोई सामाजिक रूप से बहिष्कृत कर दिया गया, ऐसे लोगों पर उनका ध्यान अधिक गया। अब उनकी जो कविताएं हैं उनमें दैनिक जीवन के अनुभवों का यथार्थ है और वे अपने आसपास के रोज़मर्रा में घटित होने वाले सामाजिक विसंगतियों और विडंबनाओं पर गहरी निगाह डालते हैं। तो जो दैनिक जीवन में वो घटनाएं देखते हैं, जो कुछ घटित होता है, उनके ऊपर इनकी पैनी नज़र है। देखो सैद्धांतिक बातें या जो वास्तव में ऐसी बातें करें, ऐसे लोग तो आप देखते हैं कि जिनका विशेष नाम होता है, ऐसे लोगों के प्रति तो सबका रुझान होता है, उनके प्रति तो सब लिखते हैं। लेकिन जो वास्तव में समाज से वंचित लोग हैं, एक हाशिए पर डाले गए लोग हैं, उनकी तरफ ध्यान देना और उन छोटी मोटी गतिविधियों की तरफ जिनकी तरफ लगभग हमारी नज़र नहीं जाती, उनके बारे में चिंतन मनन करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और नागार्जुन ऋतुराज की यही विशेषता है कि सामाजिक विसंगतियों और विडंबनाओं पर इन्होंने निगाह डाली है और रोज़मर्रा में घटित होने वाली घटनाएं उनके ऊपर लेखनी चलाई है। यही कारण है कि उनकी भाषा अपने परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई है। तो एक साधारण भाषा, ऐसा नहीं कि बहुत ही कोई क्लिष्ट भाषा का प्रयोग किया या ऐसे कोई दुरू शब्द जो एक आम आदमी की समझ से बाहर हो, ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने स्पष्ट और सीधी भाषा में लिखने का, सीधे सीधे शब्दों का प्रयोग करके बहुत अच्छी तरह अपने मन की बात समझाने का प्रयास किया है, जो वास्तव में एक अच्छा हम प्रयोग कह सकते हैं कि इनके जीवन में ये बहुत बड़ी उपलब्धि हम मान सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर की, जिसका शीर्षक है कन्यादान। ये पाठ हमारे इस पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है। देखो प्रिय विद्यार्थियों, इस पूरे चैप्टर में, इस पूरी कविता में क्या दिया है, क्योंकि कोई भी कविता पढ़ें उससे पहले उसका मूल भाव जान लेने से वो लगभग बात समझ में आ जाती है कि उसमें दिया क्या गया है। तो जैसा इसमें लिखा हुआ आप देख रहे हैं कि अपन एक बात मानते हैं कि विवाह के समय हम कहते हैं कि हमने कन्यादान कर लिया। पहली बात तो ये है कि क्या सामाजिक रूप से उचित बात है कि हम ऐसी बात करें कि कन्या का दान हो? शायद नहीं। अगर जो लोग ऐसा, और जो अपने आप को विद्वान मानते हैं, वो भी ऐसे शब्द बोलते हैं कि भाई कन्यादान कर लिया, हमने तो गंगा नहा लिया, हम तो कन्यादान कर चुके, हमने तो बहुत पवित्र नेक कर्म कर दिया, हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी या बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया। ऐसी विकृत मानसिकता वाले लोगों को भी इन्होंने समझाने का प्रयास किया। तो सबसे पहली बात तो यही कही कि कन्या क्या कोई दान की वस्तु है?
दान किसी मूक प्राणी का या फिर किसी निर्जीव वस्तु का होता है। किसी सजीव वस्तु के दान की बात करना कहाँ उचित है, और फिर उसका दान जिसको आपने स्वयं पैदा किया है, आपकी अपनी संतान है वो, उसके दान की बात करना ये कितना उचित है, ये समझ के बाहर की बात है। तो इसमें कविता में खैर जब विवाह होता है तो विदाई की बेला होती है और हर माँ अपनी बेटी को अपने हाथों विदा करती है और उसके ससुराल भेजती है। लेकिन यहाँ एक बहुत सुंदर सीख है। परंपरागत जो परिपाटी है उससे हटकर एक माँ अपनी बेटी को सीख दे रही है, उसको कुछ समझाना चाहती है। वो क्या कहना चाहती है, ये बहुत अच्छी बात है। तो वो क्या सीख दे रही है वो इस पाठ के माध्यम से अभी हम पढ़ेंगे। कवि का मानना है कि समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी प्रतिमान गढ़ लिए जाते हैं। अब देखो, केवल बंदी से, केवल स्वतंत्रता की कुछ बेड़ियां वो औरतों या लड़कियों के पैरों में डालने का प्रयास समाज के द्वारा किया जाता है। समाज में तय किया जाता है कि लड़कियों की ये बंदी से हैं, इतना वो कर सकती है, इससे आगे उनका काम नहीं, यहाँ तक वो जा सकती है, उनके आगे उनके लिए काम नहीं। तो ये जो बेड़ियाँ हैं या आचरण का एक कि लज्जा है, वो तो स्त्रियों का आभूषण है, या स्त्रियाँ भय में रहे, या स्त्रियाँ पुरुषों की अपेक्षा कम पढ़ी लिखी हों, स्त्रियों को पुरुषों से डरना चाहिए, ये जो प्रतिमान हमारे इस समाज के एक तरह से मनोवृत्ति की मानसिकता को का परिचायक है, उस मनोवृत्ति को सुधारना चाहता है कवि। क्यों ऐसा हो? एक तरफ हम कहते हैं कि जीवन रूपी गाड़ी के दो पहिए होते हैं, चाहे पुरुष और महिला, उनके बिना जीवन रूपी गाड़ी चल नहीं सकती। जब हमारे ऐसे विचार होते हैं तो फिर हम ऐसा कैसे समझते हैं कि स्त्री के साथ किसी प्रकार की असमानता हो? तो आदर्श के मुखौटे में बंधन होते हैं। एक तरफ तो आदर्श की बातें करते हैं, लेकिन वास्तव में ये स्त्री के लिए बंधन है। कोमलता के गौरव में कमजोरी का उपहास छिपा रहता है। स्त्री को कोमल कह करके उसका एक तरह से उपहास ही उड़ाया जाता है, उसकी हंसी उड़ाई जाती है। ये उसकी कमजोरी का उपहास है कि यारो, अब जैसे कोई बात होती है, ये काम लड़कियां इनसे नहीं होगा, ये काम महिला इससे नहीं होगा। ये एक तरह से उनकी कमजोरी को प्रकट करने की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बेटी माँ के सबसे निकट और उसके सुख दुख की सहेली होती है। अब इसमें लिखा आगे कि लड़की जैसा न दिखाई देने में इसी आदर्शीकरण का प्रतिकार है। कविता में आप एक पंक्ति पढ़ेंगे कि बेटी लड़की बनना, लेकिन लड़की जैसी दिखाई मत देना। बहुत सुंदर पंक्ति है, कविता का पूरा सार है कि तुम लड़की जैसे आदर्श भाव तो स्थापित रखना मन में, लड़की जैसी मृदुल स्वभाव की बनना, नैतिक आचरण तेरे बहुत श्रेष्ठ होनी चाहिए। लड़कियों में जो विनम्रता होती है, दया होती है, कोमलता होती है, प्रेम होता है, वो सब कुछ रखना, लेकिन लड़की जैसी दिखाई मत देना। अर्थात तेरी इस कोमलता का कोई यदि गलत फ़ायदा उठाए, नाजायज़ फ़ायदा उठाए, तो ये सब बर्दाश्त करने की आवश्यकता नहीं है। यानी तुम्हारा असम्मान कहीं हो या तुम्हारे सम्मान को कहीं ठेस पहुँचे तो तुम उसका प्रतिकार करना उचित समझना, उस समय उसका प्रतिकार कर लेना। तो इस प्रकार का आदर्शीकरण का प्रतिकार है। बेटी माँ के सबसे निकट और उसके सुख की दुख की सहेली होती है। बेटी सबसे नज़दीक होती है माँ की, वो उसकी सुख दुख की सहेली होती है। क्यों? क्योंकि बेटी से समस्त अपने मन की बातें, अपने मन की पीड़ाएं माँ कर सकती है। जब बेटी हम उम्र में बड़ी हो जाती है और समझदार हो जाती है तो माँ की एक तरह से वो सहेली बन जाती है। तो इस प्रकार से इसी कारण उसे अंतिम पूंजी भी कहा गया। अंत में कविता में कहा कि अंतिम पूंजी, क्योंकि बेटी के चले जाने के बाद शायद माँ की संपूर्ण पूंजी उसके साथ चली जाती है, क्योंकि माँ का जो स्नेह उसके प्रति होता है, माँ का दुख सुख की बातें सुनने वाली जो होती है, यदि वो चली जाए तो लगता है कि माँ की अंतिम पूंजी भी उससे छिन गई है। कविता में कोरी भावुकता नहीं है, बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा का भी प्रामाणिक अभिव्यक्ति हुई है। केवल भावुकता की बातें नहीं की गई है कविता में, माँ ने जो अनुभव किया जीवन में उसकी अभिव्यक्ति भी हुई है। तो इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति ऋतुराज की गहरी वेदना व्यक्त हुई है। स्त्री के प्रति हमारे किस प्रकार के आदर्श होने चाहिए और स्त्री के प्रति वास्तव में गहरी भाव अभिव्यक्ति और उनकी मनोव्यथा अभिव्यक्त की गई है। आइए अब हम कविता पढ़ते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं, कविता का शीर्षक है कन्यादान। अब देखिए, छोटी सी कविता है, बहुत भावपूर्ण कविता आपके सामने है कि कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वह उसकी अंतिम पूंजी हो। माँ ने अपनी बेटी को पराया किया, अपने
सामाजिक परिवेश में जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं दान देना। वैसे होता नहीं है, तो लेकिन आपकी भाषा में कवि समझाना चाहता है कि अपनी बेटी को विदा करते समय, उसको दान देते समय, या उसको किसी पराये व्यक्ति के पास को सौंपने के लिए तैयार होती है माँ, तो सोचो कि उसका दुख कितना प्रामाणिक था, सहज था, वास्तविक था। और इतना दुख उसको, जैसे किसी व्यक्ति के पास अंतिम पूंजी के रूप में कोई वस्तु और वो भी छीन ली जाए, तो वही दुख उस माँ को आज महसूस हो रहा है जैसे उसके अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, लड़की तो समझदार नहीं थी, इतनी सयानी नहीं थी, अभी उतनी भोली सरल थी, वो स्वभाव से ही बहुत सरल थी कि उसे दुख सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। सुख को तो समझती थी क्या कि विवाह के उन सपनों में वो प्रसन्न होती थी कि विवाह के बाद ऐसा होगा वैसा होगा, ये ख्याली पुलाव वो देखती थी। उस भोली थी क्योंकि उसकी उम्र इतनी नहीं थी कि वो सब समझ सके, लेकिन आने वाले उत्तरदायित्व और जिम्मेदारियों का भान उसे नहीं था कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाँचना नहीं आता। लेकिन आगे आने वाले उत्तरदायित्व और आगे आने वाली जिम्मेदारियों का आभास उसे अभी नहीं था। उसे वैवाहिक गतिविधियों से सुख का अनुभव तो हो रहा था कि ऐसे पता नहीं परिवार के कितने सदस्य इकट्ठा होंगे, कैसे कैसे नाच गान होगा, कैसा कार्यक्रम होगा, बस इस बात की खुशी थी। लेकिन आगे ससुराल में जाने के बाद माँ के स्नेह सुख से वंचित होकर जीवन जीना कितना कठिन होगा, इस बात का उसको आभास नहीं था। दुख बाँचना नहीं आता था। पाठी खाती वह धुंधले प्रकाश की, इस पंक्ति को पूछा जाता है प्रायकर धुंधले प्रकाश की, क्योंकि स्पष्ट रूप से भविष्य को वो देख नहीं पा रही थी, तो वो पढ़ रही थी धुंधले प्रकाश में अपना जीवन, लेकिन उसको स्पष्ट कुछ नज़र नहीं आ रहा था। कुछ तर्कों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की जो आनंद और मस्ती की जो धुनें उसके मन में सवार थी, केवल उन्हीं को वो देख रही थी, उन्हीं को पढ़ रही थी। तो खैर माँ ने उसको समझाने का प्रयास किया। माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। बेटी को समझाती है माँ कि बेटी तू ससुराल जा रही है तो अपने चेहरे पर मत रीझना, अपने मन में ही प्रसन्न मत होना कि तू अपने आकर्षण में खोई रहे, अपनी सुंदरता पर ही बस खोई रहे, अपने चेहरे पर मत रीझना। एक बात का ध्यान रखना, तेरे को बहुत जिम्मेदारियां निभानी है कि आग रोटियां सेकने के लिए, जलने के लिए नहीं है। माँ बहुत बड़ी सीख दे रही है। अमूमन लड़कियां ससुराल में होने वाले दुखों को भोग करके इतनी टूट जाती है कि वो आत्महत्या जैसे विचार करती है, स्वयं अग्निदाह करने का विचार करती है। तो माँ समझाती है बेटी को कि ऐसा अनैतिक कार्य कभी मत करना, क्योंकि आग से जलने वाला काम नहीं होता, आग से रोटियां सेकी जाती है। आग से इस जीवन का संचालन किया जाता है, जल करके मरने का लिए नहीं है, क्योंकि रोटियां हम खाते हैं तभी हमारा जीवन चलता है। तो बेटी आग जो है वो रोटियां सेकने के लिए, अपना जीवन चलायमान रखने के लिए है, वो जलने के लिए। ऐसा घृणित कार्य भूल के मत करना। तो वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन की। ये ध्यान रखना कि तुम्हें वस्त्र आभूषण के आकर्षण में नहीं खोए रहना है। जीवन के जो नैतिक जिम्मेदारियां हैं, उत्तरदायित्व हैं, या तुम्हारा जो वास्तविक कार्य है, उसके प्रति भी तुम्हें सचेत रहना होगा। माँ ने कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, कि बेटी तू लड़की बनना, अर्थात तेरे अंदर कोमलता, प्रेम, दया, निष्ठा, समर्पण, सेवा, ये समस्त लड़कियों के मार्मिक गुण होने चाहिए। इनके लिए मैं नहीं कहती, और बिल्कुल होने ही चाहिए, लेकिन हाँ, लड़की जैसी दिखाई मत देना, अर्थात तेरी इस कोमलता का, तेरे इस प्रेम स्नेह, तेरे से आदर्श, तेरे समर्पण को लोग कमजोरी समझें तो ऐसा मौका भी मत देना। ऐसे लड़की होना, लड़की जैसी दिखाई मत देना। अगर तेरे साथ अत्याचार हो, दुराचार हो, तो उसको किसी हालत में सहन मत करना। तब तुम्हें उनका प्रतिकार भी करना चाहिए और उनका विरोध भी करना चाहिए, डट के करना चाहिए। लेकिन हाँ, यदि तुम्हारे साथ स्नेहिल व्यवहार होता है तो तुम्हें उनसे भी ज़्यादा प्रेम और निष्ठा के साथ अपना स्नेह उनके साथ दिखाना होगा। इस प्रकार से माँ ने इस कविता के माध्यम से बहुत अच्छी श्रेष्ठ सीख देने का प्रयास किया। तो ये थी आपकी कविता। प्रिय विद्यार्थियों, कल हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलेंगे। एक बार आप सभी को पुनः धन्यवाद। थैंक यू।